नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के क्लास में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मुग़ल और राजपूत के संबंध पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ख़ास टॉपिक है ये, आपके आरएस में, सेकंड ग्रेड में, रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके ये जो रीट में जो मुग़ल काल आपका जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये मुग़ल राजपूत संबंध आता है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में सारी पिक्चर जो है बाबर से लेकर और आपके औरंगजेब तक क्लियर हो जाती है राजपूतों के साथ उनके संबंधों को। देखिए, व्याख्या सहित हम 59 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा अगर आप अच्छी तरह से मुग़ल राजपूत संबंध को समझना चाहते हैं तो। और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण 59 क्वेश्चन मुग़ल राजपूत संबंध के बारे में। पहला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध के बाद किस राज्य के साथ युद्ध अनिवार्य हुआ। देखिए, जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत लेते हैं 21 अप्रैल को 1526 को आपके जो इब्राहिम लोदी के साथ, उस युद्ध को जीतने के बाद इसका जो बाबर का जो युद्ध है वो चित्तौड़ के साथ जो है अवश्यम भावी हो जाता है, मतलब चित्तौड़ के साथ युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि राणा सांगा के साथ। अगला प्रश्न है, कौन से प्रारंभिक मुगल शासक थे जो राजस्थान के राजाओं को पूर्णतः अपनी अधीनता में नहीं ला पाए। तो देखिए, बाबर के पास भी समय कम था और हुमायूं भी जल्दी ही जो है वो आप अपनी गद्दी छोड़ गया था, क्योंकि 2 बार शासक बनता है। दिल्ली का पहला सुल्तान है जो 2 बार गद्दी पर बैठता है, कौन है वो? हुमायूं है। एक बार शेरशाह हरा देता है और दूसरी बार ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, देखिए, बाबर और हुमायूं जो हैं ऐसे शासक थे जो आपके राजपूत हैं उनसे संधि नहीं कर पाए थे और उनके साथ मित्रता नहीं कर पाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजपूतों को मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ किसने बनाया था। तो देखिए, राजपूतों को अगर हम बात करें कि मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ किसने बनाया है तो अकबर ने बनाया है। लगभग ये जो रिश्ता चला है 350 साल तक का चला है अकबर के साथ, अकबर के बाद भी। और ये जो है ऐसा स्तंभ था जो मुगल साम्राज्य की आप कह सकते हैं नींव बना। बाबर किस शासक को हराकर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना था। तो देखिए, बाबर जो है उसने हराया था राणा सांगा को। पहले देखिए, बयाना के युद्ध में राणा सांगा के साथ युद्ध होता है, फिर वापस खानवा के युद्ध में होता है युद्ध। तो बाबर जो है ये वास्तविक संस्थापक भारत का बना था राणा सांगा को हराने के बाद, न कि पानीपत के युद्ध के बाद। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया। तो देखिए, बयाना का जो युद्ध हुआ था उसके बाद राणा सांगा ने जिसे हराया था वो था बाबर। ठीक है, और लगभग इसके 1 महीने बाद ही क्या होता है कि खानवा के युद्ध में जो बाबर है वो राणा सांगा को हरा देता है। तो 1 महीने बाद ही देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ है? 17 मार्च 1527 को। तो जस्ट 1 महीने पहले युद्ध हुआ था बयाना का और बाद में 17 मार्च 1527 को भरतपुर की रूपवास जो तहसील है वहाँ पर खानवा नामक जो जगह है वहाँ पर बाबर ने हराया था राणा सांगा को। बाबर ने एक चीज और देखिए, ये जो खानवा का युद्ध है इसके बारे में कि जो खानवा का युद्ध है उसके बाद जो सत्ता है वो मुगलों के हाथ में आ गई और जो मुगल हैं वो उनका राज्य जो है स्थायी रूप से जो है स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध राजपूत सरदार मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में कब हराया। तो देखिए, 1528 को हराया था जब आपके खानवा का युद्ध हो जाता है। उसके बाद ये जो है मेदिनी राय को हराता है क्योंकि जो मेदिनी राय था उसने सांगा का साथ दिया था। और दूसरी बात ये कि जो मालवा के बाद जो चंदेरी का एरिया था वो भी बाबर के हिस्से में आ गया था, इसीलिए मेदिनी राय को इसने हराया था 1528 में चंदेरी के युद्ध में। हुमायूं द्वारा मेवाड़ की महारानी कर्मावती की सहायता न करने का नतीजा क्या निकला। देखिए, कुछ बातें पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं।
देखिए जब बाबर भारत में आता है, पहले बाबर की बात कर लेते हैं पूरी रूप से, क्योंकि यहाँ पर बाबर यहीं तक समाप्त हो गया है। क्रमबद्ध प्रश्न हैं ये सारे, ठीक है। तो देखिए जब बाबर भारत में आता है तो वो राणा सांगा के मित्र के रूप में आता है, क्योंकि जो है अपनी किताब में उसने बताया है कि आपके जो पंजाब का सूबेदार है और राणा सांगा है वो उसको बुलाता है, मैं खुद नहीं गया था, ठीक है। तो राणा सांगा के साथ अच्छे संबंध थे स्टार्टिंग में। उसकी जो वाइफ थी सांगा की, कर्मावती, उसको अपनी पुत्री के रूप में पुत्री बना लेता है कौन, बाबर। इस हिस्से से, इस रिश्ते से कर्मवती जो है वो हुमायूं को राखी भेजती है। कब? जब बहादुर शाह के खिलाफ वो युद्ध होता है आपके गुजरात का। लेकिन जो बाबर है उसको राजपूतों से दोस्ती रखनी नहीं आई, आप ये कह लीजिए, क्योंकि अगर वो दोस्ती रखता तो शायद ये हो सकता था कि मुगल सत्ता स्थापित ही न हो पाती भारत में, और बाबर जो है भारत से खाली हाथी चला जाता। क्योंकि कहा तो उसने यही था, उसने सोचा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा युद्ध जीतने के बाद, लेकिन उसको जो भारत है उसका ये एरिया पसंद आ गया, या जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो सांगा ने और जो पंजाब के सूबेदार ने ये सोचा था कि बाबर आएगा, युद्ध करेगा पानीपत का, और बाद में सत्ता हमारे हाथों में सौंप कर चला जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं, अपितु की जो बाबर है वो यहीं पर टिक गया। देखिए टक्कर होनी स्वाभाविक थी दोनों की, चित्तौड़ की और आपके बाबर की, यानी कि महाराणा सांगा की और इसकी, क्योंकि जब एक सत्ता होती है, दो शासक होते हैं, तो टकराव होना जो है वो संभव हो जाता है। आगे देखिए हुमायूं द्वारा मेवाड़ की महारानी करमवती की सहायता न करने का नतीजा क्या निकला। तो नतीजा ये निकला कि शेरशाह द्वारा सत्ता हथियाने पर जब हुमायूं को राजपूतों की ज़रूरत पड़ी, सहयोग की ज़रूरत पड़ी, तो वो वंचित रह गया राजपूतों के सहयोग से। देखिए जो शेरशाह था, है ना, जब उस पर हुमायूं पर क्या करता है, युद्ध करता है, हुमायूं को ज़रूरत पड़ती है, तो ये हेल्प मांगने जाता है। मेवाड़ का जो मारवाड़ का जो शासक होता है आपके मालदेव, वो हेल्प थोड़े टाइम के लिए करता भी है, लेकिन बाद में वो भी पलट जाता है अपनी नीति से, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको ये सहायता जो है इससे वंचित हो गया था। अगर ये कर्मावती की उस टाइम सहायता करता तो शायद मेवाड़ और जो बाकी राजपूताना है वो इसका सहयोग जरूर करते शेरशाह के साथ युद्ध करने में। अगला प्रश्न है, रानी जो कर्मावती है वो किसकी संरक्षिका थी। तो सबसे पहली बात कि देखिए रानी कर्मावती जो थी वो पत्नी किसकी थी, तो सांगा की पत्नी थी। जब सांगा की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र होता है अल्पायु होता है आपकी विक्रमादित्य, इसकी संरक्षिका के रूप में राज्य करती हैं कर्मावती। रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मांगी थी, तो ये मांगी थी आपके बहादुर शाह के विरुद्ध मांगी थी। इस टाइम पे दूसरा साका हुआ था, रानी कर्मावती ने जौहर किया था, ठीक है। तो सहायता मिल नहीं पाती हुमायूं से, तो इस वजह से जो है दूसरा साका हमारे राजस्थान में होता है, चित्तौड़ का। अगला देखिए, हुमायूं के दिल्ली तख्त से निर्वासन काल में मारवाड़ की किस शासक ने शेरशाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था। देखिए राव मालदेव ने सहायता भेजी भी थी थोड़े टाइम के लिए, आप मान लीजिए, लेकिन बाद में ये हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जब शेरशाह जो है उसकी जो सत्ता है वो स्थापित हो जाती है, वो क्या करता है, बंगाल के जो शासक है महमूद शाह, उसको पराजित कर देता है। 13 लाख दिनार जो है उससे ज़बरदस्ती ले लेता है। तो इतनी बड़ी रकम लेना उस टाइम में, उससे क्या होता है कि पूरा जो राजपुताना है वो घबरा जाता है, पूरा हिंदुस्तान घबरा जाता है, और सब ये देखते हैं कि शेरशाह जो है एक मजबूत शक्ति है। तो इस मजबूत शक्ति के खिलाफ मालदेव जो है वो जाना नहीं चाहता, इसलिए वो इस टाइम पे उसकी सैनिक सहायता नहीं करता। अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या थे, तो देखिए थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए पहले तो आप उत्तर देख लीजिए। पहला तो कारण ये था कि राजपूतों की वीरता और स्वामी भक्ति का गुण जो है उससे वो प्रेरित था। दूसरी बात कि राजपूताना से ही जब जाते हैं तो हज आता है, और जो सूरत बंदरगाह यानी कि मक्का का रास्ता यहीं से है, राजपूताना से होकर जाता है, और सूरत बंदरगाह जो कि उस टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो भी वहीं रास्ते में आता है। कहाँ से जाना पड़ता है, तो राजपूताने से। अब तीसरी बात ये थी कि अजमेर जो सूबा था
वो राजस्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। साथ में वो जो है पूरे राजस्थान को, अगर आप वहाँ पर आपकी सत्ता कायम हो जाती है तो आप पूरे राजस्थान पर नज़र रख सकते हैं। तो ये तीनों कारण थे। लेकिन इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं अकबर के राजपूत नीति की। देखिए, एक तो ये गुण था कि राजपूतों की जो वीरता थी, आपके शौर्य है, ठीक है, बलिदान है, उसकी भावना से ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कौन? अकबर। क्योंकि उसने देखा था अपने दादा के टाइम का कि राणा सांगा के साथ किस प्रकार से सब एकत्रित हो गए थे और खानवा के युद्ध में जुटे थे, ठीक है, मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये इस चीज़ से वो बहुत ही उनका कायल था। दूसरी बात ये थी कि उस समय आपके जो मुगल अमीर थे, है ना, और जो राज्य के दूसरे संगठन के सदस्य थे, उनमें हमेशा मतभेद बना रहता था। क्योंकि देखिए, एकदम से मुस्लिम आ गए हैं और पूरा जो हिंदुस्तान कह लें या उत्तर भारत कह लें या आप उत्तर भारत कह लें, तो वो क्या है, इनको हजम नहीं कर पा रहा था अभी। क्योंकि मुस्लिम पहले नहीं थे यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के थे, लेकिन मुगल जो थे वो अब आए थे। तो अब ये एकदम से जो है इनको नहीं अपने में शामिल करना चाह रहे थे, तो मतभेद जो है बना रहता था। दूसरी बात ये थी कि एक तो उसने सोच लिया, किसने? अकबर ने सोच लिया था कि मुझे इनके अहम को ठेस नहीं पहुंचानी, क्योंकि अगर राजपूतों का अहम को ठेस लग गई तो मेरा जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उसने सोचा कि एक तो मैं इनके साथ स्नेह रखूंगा, किनके साथ? राजपूतों के साथ, राजपुताना के साथ। और दूसरा, दंड की जो है नीति रखूंगा, मतलब एक हाथ में फूल रखूंगा, एक हाथ में तलवार रखूंगा, जो जिसको स्वीकार होगी वो उसको दूंगा, ठीक है। ये चीज सोची अकबर ने। एक और बात की, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया इसने, ठीक है, बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़े बड़े मनसब प्रदान किए। और अकबर ने क्या किया, इन सारी चीज़ों से राजपूतों का दिल जीत लिया। और मेवाड़ को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो राजपुताना था सबसे मजबूत थी, आप मान लीजिए मेवाड़ रियासत, उसको छोड़ दें तो बाकी राजपूतों का दिल जो है इसने जीत लिया था। चाहे वो आप कह लीजिए तलवार से जीता, चाहे स्नेह से जीता, लेकिन मेवाड़ को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए, मेवाड़ को क्यों छोड़कर? क्योंकि देखिए, मेवाड़ जो है वो सबसे मजबूत थे और वो नंबर 1 पोजीशन पे थे, ठीक है, दिल्ली के सल्तनत के बाद। तो अब मेवाड़ एकदम से तो हार स्वीकार कर नहीं सकता ना, तो इसीलिए एक और चीज़ क्या थी, उसने क्या किया कि सामरिक जितनी भी गतिविधियां होती थी उनमें राजपूतों का सहयोग लेना शुरू कर दिया, ठीक है, कि ये उसने ये सोच लिया कि ये मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, राजपूत जो है मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। अकबर ने कट्टर जो धार्मिकता की नीति थी उसको दरकिनार कर दिया और साथ ही महसूस किया कि अगर मुझे पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य को स्थापित करना है तो राजपूतों के सहयोग के बिना वो संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि अगर मैं इन लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लूँगा तो ये राजपूत जो हैं वो अपने जमाई के लिए क्या करेंगे, वैसे भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ और थी इसकी राजपूत नीति की, इसने बड़े बड़े ओहदे दिए, जैसे कि आपके पृथ्वीराज राठौड़ हैं, है ना, आपके टोडरमल है, मानसिंह है, भगवान दास है, भारमल है, बिरबल है, ठीक है। बिरबल देखिए पहले क्या था, ब्राह्मण था, महेश दास उसका नाम था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड बना। कविराज की उपाधि, कवि प्रिय की उपाधि उसको दी गई। जब बिरबल की मौत हो गई तब उसने पृथ्वीराज राठौर को कवि की जो उपाधि है वो प्रदान की, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, भारमल का बेटा जो था भगवान दास, जो कि उसकी पत्नी का जो है भाई था, ठीक है, और मानसिंह जो उसकी पत्नी का भतीजा था, इन सबको जो है अच्छे अच्छे पदों पर स्थापित किया, सेनापति बनाया मानसिंह को। और टोडरमल की अगर हम बात कर लें तो देखिए, राजा टोडरमल जो था उसको वो राजस्व व्यवस्था जो थी सारी उसके अधीन थी, किसके? टोडरमल के। और जो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें लगता है कि जो अकबर था उसकी राजपूत नीति बहुत ही बेहतरीन थी। आगे देखिए अगला प्रश्न, अकबर ने राजपूत स्त्रियों से किस नीति के तहत विवाह किए थे? तो जो सुलह कुल की नीति थी उसके तहत अकबर ने जो है राजपूतों के साथ विवाह, जो स्त्रियां थी उनके साथ विवाह नीति जो है अपनाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? तो जो हरका बाई थी, या उन्हीं का नाम हीरा कंवर भी मिलता है, ये आमेर के शासक जो भारमल थे इनकी पुत्री थी। इसके साथ होता है 7 फरवरी 1562 ईस्वी में। और कहाँ पर होता है? सांभर में होता है, 7 फरवरी 1562 सांभर में। और आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी ये। दूसरा एक चीज़ है कि इनकी
पत्नी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो हरखा बाई का नाम बदलकर अकबर ने क्या रख दिया था, तो मरियम उज्जमानी रख दिया था। और यही जो थी वो जहांगीर यानी कि जो सलीम थी, शाहजादा सलीम, उसकी माँ बनी थी। और ये प्यारे बेटे थे सलीम इनके अकबर के। अकबर का द्वितीय विवाह किससे संपन्न हुआ था, तो पहला हुआ आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरखाबाई के साथ, दूसरा हुआ बीकानेर के जो राठौड़ कल्याणमल हैं उनकी पुत्री के साथ। अगर हम अकबर के तीसरे विवाह की बात करें तो ये जैसलमेर के शासक थे हर राय, तो हर राय की जो पुत्री थी उनके साथ तीसरा विवाह हुआ। पहला हुआ आमेर के शासक भारमल की पुत्री के साथ, हरखाबाई के साथ, दूसरा बीकानेर के कल्याणमल की पुत्री के साथ, तीसरा हर राय जो जैसलमेर के शासक थे उनकी पुत्री के साथ। किस राज्य ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध ठुकरा दिए, तो आपको पता ही है मेवाड़ जो था इसने सारे संबंध ठुकरा दिए थे। अब 1567 इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर क्योंकि अकबर ने यहाँ पर जो है मेवाड़ के साथ संबंधों के बारे में सोचा था। ठीक है, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, तो इसका कारण ये था कि जो महाराणा उदय सिंह जी थे, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, इन्होंने जो मालवा के जो शासक थे राज बहादुर, इसको अकबर ने क्या किया था, पदच्युत कर दिया था और उसको शरण दे दी थी महाराणा उदय सिंह जी ने। ठीक है, इसकी स्टोरी भी है राज बहादुर की, जब आपको इतिहास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो राज बहादुर और इनकी जो प्रेमिका है उनकी कहानी और क्यों इनको पदच्युत किया गया था और ये क्यों खिलाफ हो गए थे अकबर के, तो ये सारी बातें तब वहाँ करवाई जाएगी जब इतिहास डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल आपके रीड के लिए इतना ही काफ़ी है या फिर आपकी राजपूत नीति के लिए। ठीक है, तो देखिए अकबर ने इस वजह से भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया और दूसरा जब 1567 में ये क्या करते हैं, मना कर देते हैं विवाह संबंध स्थापित करने या अधीनता स्वीकार करने से, तो ये दोनों कारण ही इस चीज़ के लिए रहे थे चित्तौड़ पर आक्रमण के। अगला प्रश्न हमारा आता है, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका कब हुआ था, तो देखिए 1567-68 में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो जो साल हैं वो क्यों रखे हैं। देखिए पहली बात तो ये 1567 में क्या हुआ, 23 अक्टूबर है ना, 23 अक्टूबर 1567 में तो आक्रमण किया गया था। और दूसरी बात 1568 जब 25 फरवरी आती है तब ये यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। पहला साका देखिए किसके समय में हुआ था, तो पद्मिनी के टाइम में हुआ था 1301 में, दूसरा हुआ कर्मावती के टाइम में और तीसरा हुआ था आपके ये जो तीसरा साका जो है अब होता है 1567-68 में। अगला प्रश्न देखिए, राठौड़ जयमल व रावत पत्ता कौन थे, तो ये दोनों जो थे ये महाराणा उदय सिंह के क्या थे, सेनाध्यक्ष थे। दोनों ही बहुत ही बहादुर थे। महाराणा उदय सिंह जो थे वो किले की सुरक्षा का भार जयमल और जो पत्ता है उनको देकर जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं वहां पर चले जाते हैं। देखिए अब यहाँ इतिहासकार क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि ये कायर थे। कौन, जो आपके उदय सिंह जी हैं वो कायर थे। क्यों कायर थे, अच्छा वो कहते हैं कि वो महाराणा कुंभा की तरह, महाराणा सांगा की तरह प्रतापी नहीं थे, है ना। तो देखिए आप सबसे पहली बात तो ये सब कहने से पहले उदय सिंह की बैकग्राउंड में जाइए। पहले तो देखिए पन्ना धाय उन्हें बचाती हैं, मुश्किल से चित्तौड़ को प्राप्त करती हैं। अब अगर यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनका सारा संघर्ष, पन्ना धाय की का जो सारा संघर्ष है, कर्मावती की जो सारा संघर्ष है, वो सब कुछ समाप्त यहाँ पर हो जाता। तो भाई महाराणा प्रताप संघर्ष कैसे करते हैं अकबर के साथ, ठीक है। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ थी ये इनको कायर दिखाती हैं, लेकिन ये कायर थे नहीं, ठीक है। इनको साथ में राठौड़ जो जयमल है और पत्ता है इन्होंने भेजा था खुद, न कि ये इनको जो है पूरे जो आपके मेवाड़ की सुरक्षा का भार देकर चले गए थे चित्तौड़ का, तो ये इनको भेजा गया था उदय सिंह जी को, ठीक है। देखिए परिस्थिति जो होती है ना उसके अनुसार व्यक्ति को ढल जाना चाहिए और यही उदय सिंह जी ने किया, ठीक है। आगे देखिए, आगरा के किले के द्वार पर किन वीर राजपूतों की पाषाण मूर्तियां अकबर ने स्थापित करवाईं, तो आगरा के किले के द्वार पर ये जो आपके जयमल और पत्ता है इनकी
जो पाषाण मूर्तियां थी अकबर ने स्थापित कराई। दरअसल अकबर जो है इन दोनों की वीरता से बड़े प्रसन्न हुए थे, मुग्ध हो गए थे और हाथियों पर चढ़ी हुई जो पाषाण मूर्तियां हैं वो स्थापित करवा दी थी। यहाँ पर कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर ने क्या किया, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी उदारता दिखाने के लिए ऐसा किया। तो देखिए वे अखिल भारत के सम्राट बन चुके थे, उन्हें अपनी गलती छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ी, या उन्हें रोकने वाला उत्तर भारत में कौन था। जो भी कहा जाए, अकबर जो है राजपूतों की वीरता पर मुग्ध ज़रूर थे, ये मानना पड़ेगा। आगे है अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इस आधार पर अकबर की राजपूत नीति किस नीति पर जो है आधारित थी, तो देखिए दमन और जो समझौते की नीति है दोनों पर आधारित थी। मेवाड़ के साथ दमन किया गया, मालवा के साथ दमन किया गया, आपके जो दुर्गावती जी थी है ना, उनका दमन किया गया। और समझौता किसके, बीकानेर हो गई, आमेर रियासत हो गई, जैसलमेर हो गया, आपके ये जो मारवाड़ है इनके साथ समझौता हुआ। तो ये दोनों नीतियाँ जो हैं अकबर ने रखी। आगे है कौन से राज्यों ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, तो देखिए आमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, तीनों के साथ हम पहले पढ़ चुके हैं, विवाह संबंध स्थापित कर लिया है। तो ये तीनों जो है इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता जो है स्वीकार की थी। अकबर ने आमेर के शासक भगवान दास के किस युवा पुत्र को शाही सेवा में शामिल कर लिया जो बाद में आमेर का शासक बना, तो मान सिंह जो था, जो कि सबसे ज़्यादा जिसको मनसब दिया गया था बाद में, और सबसे ज़्यादा लंबा टाइम जो है इसने बिताया था अकबर की सेवा में। और इसकी पत्नी का हरखा बाई का क्या था, भतीजा था, ठीक है, मान सिंह, और सेनापति बना था। काफ़ी जो है विश्वास पात्र था अकबर का। अकबर ने मेड़ता पर विजय कब प्राप्त की थी, तो 1526 ईस्वी में प्राप्त की थी। और यहाँ पर हराया किसको गया था, तो जयमल जो राठौड़ हैं उनको हराया गया था। महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था, तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। और इसी समय 1572 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप जो है वो शासक बनते हैं। मुगल शासक अकबर ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की, तो कब प्राप्त की थी, तो देखिए 1568 में प्राप्त की थी रणथंभौर पर विजय। देखिए सुरजनहाड़ा थे, इनको संधि के लिए विवश कर दिया था। और सुरजनहाड़ा जो थे इन्होंने शाही सेना जो थी अकबर की उसका सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। और इसी शाही सेना जिसमें सुरजनहाड़ा था, इन्होंने आगे जाकर जो कालिंजर है उस पर विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ पर अकबर ने कब अधिकार किया, तो देखिए 1564 ईस्वी में जो है इसने मारवाड़ पर जो है अधिकार कर लिया था। थोड़ी सी स्टोरी है, सुनिए। रावचंद्र सेन जो था, जो मारवाड़ नरेश राव मालदेव का 6 नंबर का पुत्र था, सबसे छोटा था लेकिन सबसे बहादुर था। तो इन्होंने क्या किया, मालदेव चाहते थे कि मेरे मरने के बाद जो गद्दी है रावचंद्र सेन को मिले। तो 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो 1562 में रावचंद्र सेन को गद्दी मिल जाती है। लेकिन जो सामंत हैं वो भाइयों में कलह उत्पन्न करवा देते हैं, जिसका फ़ायदा अकबर उठाता है। और नागौर में जो अकबर का होता है, हाकिम होता है या सूबेदार कह लीजिए, हुसैन कुली बेग होता है ना, हुसैन कुली बेग जो होता है उसको भेज देता चढ़ाई करने के लिए। कहाँ पर, जोधपुर पर। तो जोधपुर किला जो है जीत लिया जाता है अकबर के जो हुसैन कुली बेग के द्वारा। और चंद्रसेन जो है अपना पूरा परिवार लेकर भादरा जून जो है वहाँ चले जाते हैं। तो 1564 में ये सब हुआ था। मारवाड़ की प्रतंत्रता की कड़ी साबित हुआ, तो मारवाड़ की परतंत्रता या जो है आज़ादी छीनना कह सकते हैं आप, इसकी कड़ी साबित हुआ नागौर का दरबार। देखिए नागौर के दरबार की थोड़ी सी बात सुन लीजिए। नवंबर 1570 में, कई बार प्रश्न पूछा जाता है नागौर दरबार जो है वो कब आयोजित किया गया, तो ये 1570 में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। देखिए नवंबर 1570 में अकबर अजमेर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या है, कुछ समय के लिए नागौर में दरबार आयोजित करते हैं, जिसमें जो जैसलमेर के राजा हैं नरेश हैं, रावल हर राय, बीकानेर के जो शासक थे राव कल्याण मल जी, और उनके पुत्र थे राय सिंह जी, और रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे मोटा राजा उदय सिंह जी। ये सब वहाँ पर शामिल होते हैं और अपनी मर्जी से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर रावचंद्र सेन जी भी आते हैं, जोधपुर के नरेश, लेकिन वो अधीनता स्वीकार किए बिना ही भादरा जून चले जाते हैं। अकबर को गुस्सा आ जाता है, अकबर क्या करता है, भादरा जून सेना भेज देता है और वहाँ से चंद्रसेन जो है पलायन कर जाते हैं। कहाँ पर, सिवाना की पहाड़ियों में। तो ये सारी बातें थी।
नागौर दरबार के बाद जोधपुर का शासक अकबर ने किसको बनाया था? तो देखिए, नागौर दरबार के बाद जोधपुर का शासक जो अकबर ने बनाया था वो राजकुमार राय सिंह को बनाया था। 30 अक्टूबर 1572 में बनाया था। ठीक है, 30 अक्टूबर 1572 में। वैसे गद्दी किसकी थी? तो ये गद्दी आपके रावचंद्र सेन की थी। अकबर की आंख के कांटे कौन कहलाते हैं? तो दो ही लोग हैं, मारवाड़ का मान लीजिए रावचंद्र सेन और मेवाड़ का महाराणा प्रताप। तो जो रावचंद्र सेन हैं इनके पद चिन्हों पर ही महाराणा प्रताप जो हैं वो चले थे। कौन सा अंतिम राठौड़ शासक था जिसकी मृत्यु के साथ ही राठौड़ों की स्वाधीनता का सपना समाप्त हो गया? तो यही थे रावचंद्र सेन जी। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो राठौड़ शासक जो हैं वो क्या करते हैं, आपके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। रावचंद्र सेन ने अंत में आश्रय कहाँ लिया था? तो सिवाना की पहाड़ियों में लिया था। जोधपुर के वे प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ कर दिया था। सलीम कौन है? जहांगीर। ठीक है, आगे शासक बनते हैं, नाम बदल जाता है, जहांगीर हो जाता है। तो मोटा राजा उदय सिंह जी जो थे, जो कि रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ कर दिया था। और इन्होंने जो अकबर ने क्या किया फिर, जब इन्होंने इनकी मैरिज इनके साथ करवा दी तो जोधपुर का शासक जो है इसको बना दिया था मोटा राजा उदय सिंह को। और ये जो उदय सिंह जी थे इन्होंने कई युद्ध ऐसे लड़े थे जिसमें मुगलों को जीत दिलवाई थी। बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो देखिए, बीकानेर के थे राव कल्याण मल जी। इसने क्या किया था? अपने दो पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। आमेर के राजा मानसिंह ने मुगलों की सेवा कब से कब तक की थी? तो काफी लंबा टाइम पीरियड है इनका, 1562 से 1614 तक। महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक कब बने? तो 1574 में बने थे। इनके समय में मुगलों के और बीकानेर रियासत के संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ हो गए थे। देखिए, ये अकबर के साम्राज्य के एक सुदृढ़ स्तंभ थे। कौन? राय सिंह जी। जयपुर के बाद इन्हीं का नंबर आता था अकबर के और जहांगीर के साथ घनिष्ठ संबंधों में। जब कोई विशेष काम होता, विशेष अवसर होता तो राय सिंह जी की ड्यूटी लगाई जाती, मतलब उनको नियुक्ति की जाती थी उनकी। शहजादा सलीम जहांगीर जो थे इनको राय सिंह पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। जब अकबर बीमार पड़ जाते हैं अपने अंतिम समय में तो सलीम जो है यानी कि जो जहांगीर है वो राय सिंह को ही जो है दरबार में सबसे पहले आने को लिखते हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। मेवाड़ का जो है मुगलों के साथ कड़ा प्रतिरोध चला। तो ये कब से कब तक चला था? किसके समय में चला था? तो देखिए, 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठते हैं। तो 1572 से लेकर 1597 जब तक की प्रताप की मृत्यु नहीं हो जाती, कड़ा प्रतिरोध चला था। अकबर ने 1573 ईस्वी के आसपास महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने के लिए दूत भेजे। उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, 4 प्रयास किए थे महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने। पहले तो अपना जलाल खां कोर्ची को भेजा नवंबर 1572 में। फिर इन्होंने मानसिंह को भेजा, आमेर के मानसिंह को, जून 1573 में। फिर भगवंत दास जी थे इन्हीं के पिताजी, उनको भेजा सितंबर 1573 में। और अंत में भेजा दिसंबर 1573 में टोडरमल को। तो ये लाइन वाइज आप याद रखिएगा। 1572 नवंबर कोर्ची को, 73 जून 1573 को मानसिंह को, सितंबर 1573 को भगवंत दास को और टोडरमल को दिसंबर 1573 को। लेकिन जो महाराणा प्रताप जी थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ है? तो 21 जून 1576 को हुआ है। महाराणा प्रताप की सेना की अगले भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खां सूर जो थे, ये पठान थे, अफगान थे, इन्होंने किया था। अकबर की शाही सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में कौन से इतिहासकार आए थे? तो ये अल बदायूनी जो थे ये आए थे। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो देखिए, ये मानसिंह के मध्य में और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। अगर ऑप्शन में अकबर है तो अकबर लिखेंगे, अकबर और महाराणा प्रताप, और अगर मानसिंह है तो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है, और मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने किसको कहा है? तो दिवेर के मैदान को कहा है।
थर्मोपोली जो कहा है हल्दी घाटी को, वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के मैदान को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? तो मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, 2000 का मनसब, 4 का, 5000 का सबसे ज़्यादा होता था। जहांगीर ने राजपूतों के प्रति कैसी नीति रखी? अब अकबर समाप्त हो गए, अब आ गए जहांगीर। ठीक है, इनके टाइम में क्या हुआ? संबंध और ज़्यादा मजबूत हो गए। मेवाड़ के जो प्रताप थे, उनके पुत्र जो अमर सिंह थे, उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष जो है वो जारी रखा था। लेकिन जब 1614 का टाइम पीरियड आता है तो शहजादा जो खुर्रम होते हैं, जो आपकी जहांगीर के पुत्र होते हैं, ये मेवाड़ जाते हैं और मनाते हैं अमर सिंह के साथ। फिर इनकी संधि हो जाती है। ठीक है, तो संधि तो वैसे खुर्रम के साथ हुई थी, लेकिन टाइम पीरियड जहांगीर का चल रहा था, तो इसलिए जहांगीर की बात करेंगे कि जहांगीर के साथ संधि हुई है। जहांगीर ने राजपूतों के प्रति नीति कैसी रखी? तो मैत्री भाव की नीति रखी। महाराणा अमर सिंह की संधि जहांगीर से कब हुई थी? तो 1615 में हुई थी। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें क्या थी? देखिए, इतना लंबा संघर्ष चला है मेवाड़ का मुगलों के साथ, अब संधि तो हमें देखना बनता ही है कि कौन कौन सी संधियाँ की गई थी। तो पहली तो ये थी कि अमर सिंह जो है उन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार भेजना स्वीकार कर लिया। दूसरी संधि ये थी कि मेवाड़ जो है वो मुगल वंश से विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं करेगा मेवाड़ को। ठीक है, तीसरा ये था कि सारा मेवाड़ अमर सिंह को दे दिया गया, लेकिन ये कह दिया गया कि तुम चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकते। तो तीन शर्तें थी संधि की। सामूगढ़ और धर्मत के युद्ध में शाहजहां का साथ किसने दिया था? तो देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह जो था ये था मारवाड़ का, और जयसिंह जो थे ये आमेर के थे। इन्होंने साथ दिया था किसका? शाहजहां का। औरंगजेब ने राजपूतों के साथ कैसा रवैया अपनाया? तो अनुदारवादी नीति अपनाई थी। ठीक है, अगर हम शाहजहां की बात करें तो देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो है उनकी नीति सेम रही थी। औरंगजेब की नीति जो है यहाँ पर चेंज हो जाती है। कट्टर मुसलमान था, हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला था, जजिया कर लगाने वाला था, तीर्थ कर लगाने वाला था, सती प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला था। तो ये सारी चीज़ें जो थी राजपूतों के बिल्कुल उलट थी। तो रवैया जो रहा वो अनुदारवादी रहा। औरंगजेब के समय महत्वपूर्ण राजपूत सेनापति कौन थे? तो महत्वपूर्ण थे वही जयसिंह प्रथम और जसवंत सिंह, जो कि आपके शाहजहां के ये उत्तराधिकार के टाइम में थे। शाहजहां के उत्तराधिकार के टाइम की बात नहीं आ रही यहाँ पर, शाहजहां जिनको बनाना चाह रहे हैं उनके टाइम की बात आ रही है उत्तराधिकार की। ठीक है, लेकिन औरंगजेब जो है वो जीत जाता है आपके इन युद्धों में, और जो है शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। लेकिन क्या करता है औरंगजेब? जयसिंह प्रथम को और जसवंत सिंह को अपनी तरफ मिला लेता है। ठीक है, औरंगजेब के शासन के जो प्रारंभिक दिन होते हैं उनमें ये जो जयसिंह प्रथम है और जसवंत सिंह जो है, इनकी राजनीतिक और सैन्य प्रतिभा का परिचय जो है औरंगजेब को मिल जाता है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूतों और मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो औरंगजेब था जिसने अधिक वृद्धि की। क्या बात कर रही है मैडम? आपने अभी तो कहा कि औरंगजेब अनुदारवादी था, राजपूतों को पसंद कम करता था, कट्टर था, मुसलमान था। ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन शिवाजी के रूप में मुगल साम्राज्य पर खतरा मंडरा रहा था, और ये खतरा जो है इसको कौन दूर कर सकता था? तो इसको दूर करने का काम राजपूत ही कर सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार का शिवाजी था उसी प्रकार के राजपूत थे। ठीक है, और दूसरी बात की जो शिवाजी था ये राजस्थान में हस्तक्षेप करता था, तो ये सारी बातें जो है इसको मजबूर कर रही थी कि ये क्या करें, राजपूतों को और जो मराठे दूसरे हैं उनको अपने में शामिल कर लें, ताकि मुगल सत्ता जो है इसको कोई खतरा ना रहे। ठीक है, देखिए, शिवाजी के प्रति जयसिंह प्रथम की सफलताएं देखकर और औरंगजेब जब दक्षिण के युद्धों में व्यस्त था, तो राजपूतों ने क्या किया था? मुगलों के शासन को उत्तर और जो पश्चिमी भारत है इसमें संभाल कर रखा था। इन सभी कारणों की वजह से जो राजपूत मनसबदार थे ये ज़्यादा रखे गए, और साथ ही मराठों के संकट को ख़त्म करने के लिए इसने क्या किया? मैत्री संबंध बनाने के लिए, या यूँ कह लें कि अधीनता में लाना जरूरी हो गया था मराठों को, तो इसीलिए इसने मनसबदारों की संख्या जो है राजपूत और मराठों की बढ़ाई। आगे है मारवाड़ और जो मुगल हैं उनके मध्य जो 30 सालों का संघर्ष चला था उसका नायक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वीर दुर्गादास जो हैं
दुर्गादास, वीर दुर्गादास कहलाते हैं। ये जो थे इन्होंने क्या किया था, 30 साल तक जो संघर्ष था उसको संभाला था, मारवाड़ और मुगलों के मध्य संघर्ष को। ठीक है, तो थोड़ी सी बात इनकी भी देख लेते हैं। देखिए, उत्तराधिकार युद्ध होता है। ठीक है, जसवंत सिंह का राजा जय सिंह जो है शाहजहां की तरफ से लड़े थे, लेकिन बाद में औरंगजेब इन्हें अपनी ओर मिला लेता है। और जब जोधपुर का शासक जो जसवंत सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र जो होता है अजीत सिंह, वो बाद में पैदा होता है। ठीक है, अब ये औरंगजेब देखिए अब यहाँ पर अजीत सिंह को शासक मानने से मना कर देता है। तो मारवाड़ के जो राजपूत सरदार हैं उनका नेता होता है आपके वीर दुर्गादास। ये क्या करता है, ये अजीत सिंह को दिल्ली ले जाता है और मांग करता है कि उसे शासक बनाया जाए जोधपुर का। लेकिन औरंगजेब एक शर्त लगा देता है कि तुम भाई इसको क्या करो, अजीत सिंह को इस्लाम धर्म जो है वो कबूल करवा लो, तो हम क्या करेंगे जी, आपको शासक जो है मान लेंगे, मतलब अजीत सिंह को शासक जो है मान लेंगे जोधपुर का। ये बात जो है हजम नहीं होती वीर दुर्गादास को, और कड़ा संघर्ष जो है राजपूतों के बीच में जो है चलता है 30 सालों तक, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम ग्रहण करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विद्रोह किया, तो वीर दुर्गादास, जो राजपुताना के सरदारों का क्या था, नेता था। मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया, ये लीजिए। देखिए, मारवाड़ तो खिलाफ था ही, अब जो मेवाड़ है वो भी खिलाफ हो गया। क्यों हुआ, तो उसके पीछे कुछ कारण थे, वो कारण देख लीजिए। पहली बात तो ये कि औरंगजेब द्वारा राणा राज सिंह जो था, जो कि मेवाड़ का शासक था, उससे जजिया की मांग कर ली गई, इसलिए भी वो नाराज थे मेवाड़ के लोग, मेवाड़ के राजा लोग। अब दूसरा कारण ये था, जो अजीत सिंह की माँ थी, ठीक है, जो कि मारवाड़ की महारानी थी, वो मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो राज सिंह जो था उसने दुर्गादास को, अजीत सिंह को शरण दे रखी थी, क्योंकि उसका आपकी भांजा है, तो वो शरण तो देगा ही अजीत सिंह को। ठीक है, तीसरी बात ये थी कि राज सिंह जो था उसने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध जो वीरानगढ़ की राजकुमारी है उससे विवाह कर लिया था। ये तीनों कारण जो थे, इसकी वजह से मेवाड़ जो है वो भी औरंगजेब के उलट हो गया। और कुछ कारण आपको बता ही दिया कि हिंदू मंदिरों का उसने विनाश किया, सती प्रथा का विरोध किया, आपकी जजिया कर लगाया, ये सारी चीज़ें ये भी जो है उसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कब लगाया गया? पुनः जजिया लगाया 1679 में। किस मुगल शासक ने अजीत सिंह को मारवाड़ का आधिकारिक तौर पर शासक मान लिया? तो देखिए, जब मृत्यु हो जाती है 1707 में किसकी, आपके औरंगजेब की, उसके बाद जो बहादुर शाह होता है 1709 में ये मान लेता है किसको, अजीत सिंह को आधिकारिक तौर पर शासक। देखिए, औरंगजेब न तो मेवाड़ जीत सका, न मारवाड़ जीत सका, मित्रों को शत्रु बना लिया, मुगल साम्राज्य का जो प्रमुख स्तंभ था राजपूत, उनको उखाड़ फेंका। उत्तरकालीन जो मुगल शासक थे वो राजपूतों की वफादारी प्राप्त करने में असफल रहे, और जो राजपूताना था वो शीघ्र ही स्वतंत्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको राजपूत और जो मुगलों का संबंध है ये दर्शाती हैं। और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।